हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों आज जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, वो लगभग समाप्त हो चुका है। दोस्तों कुछ फैक्ट, कुछ जानकारियाँ जो है दोस्तों वो बची थी, हमने सोचा वो भी आप लोगों के मध्य साझा कर दिया जाए ताकि आपका कोई भी कोर एरिया न बचा रहे हैं। दोस्तों तो ये सारी वो घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हमने आपको अच्छे से जिक्र किया है। हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया है कि क्यों गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 का डेट ही चुना था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए। क्यों, इसके पीछे कारण क्या था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन के जो अगुआ थे, जो क्रांतिकारी आंदोलन के पहरुआ थे, वो थे भगत सिंह। हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सारे लोगों ने मिलकर के एक धन प्राप्त करने के लिए एक कांड किया था। वो कांड था काकोरी एक्शन प्लान, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को इन्होंने किया था और इसी डेट को जो है दोस्तों भगत सिंह जो है काकोरी स्मृति दिवस के रूप में मनाते थे। तो गांधी जी भी इसी डेट से आंदोलन शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद बाबू सुभाष चंद्र बोस जी क्रांतिकारी विचारधारा के पक्ष को रखते हुए जो है दोस्तों कहाँ चले जाते हैं, इनके साथ राजनीतिक कुछ ऐसा षड्यंत्र होता है कि पट्टाभी सीतारामैया के चुनाव में हरा देते हैं, गांधी जी के घोषित उम्मीदवार होते हैं, नाराज होकर के चले जाते हैं कहाँ, बाबू सुभाष चंद्र बोस जी का विश्वास खत्म हो जाता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी, ये विश्वास हो जाता है और ये चले जाते हैं जर्मनी, जापान, जो अंग्रेजों के शत्रु होते हैं, उनसे मदद लेकर के अंग्रेजों को भारत से मार के भगाने की पूरी योजना प्लानिंग कर लेते हैं। यानी एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा की बात को भी गांधी जी मद्देनजर रखते थे और यार जो क्रांतिकारी विचारधारा चल रही थी लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर, यह भी विचारधारा जो है लोगों के अंदर जाग रही थी। है दोस्तों, और गांधी जी एक ऐसा लीडर थे जो हालात और परिस्थितियों को आकलित करते हुए यह आंदोलन चलाए थे और बहुत ही बेहतरीन आंदोलन था और आंदोलन चलाने की जरूरत भी थी। करो या मरो अहिंसा का आंदोलन था दोस्तों। दरअसल अंग्रेज और ब्रिटेन अटलांटिक चार्टर के तहत एक ऐसी संधि होती थी जिसके तहत लोगों के सामने ये बात रखते थे कि यदि अटलांटिक चार्टर पर हमने जो सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर लोगों से करवाया है, वो इसलिए करवाया है कि जो भी लोग हमारे उपनिवेश में नहीं रहना चाहते हैं, जो भी लोग हमारी बंदिशों में नहीं रहना चाहते हैं, जहाँ पर हम कॉलोनी बना के रह रहे हैं, वो अगर हमसे आज़ादी चाहते हैं तो हम उन्हें आज़ादी इस अटलांटिक चार्टर के माध्यम से दे देंगे। यानी यह प्रावधान था कि जो भी उपनिवेश, जो भी राज्य, जो भी देश, जो भी राष्ट्र हमारे अधीन नहीं रहना चाहते हैं, हम उन्हें स्वतंत्र कर देंगे। और गांधी जी ये बात जब ये विश्व पटल पर, विश्व बिरादरी पर रखते हैं तो गांधी जी इसी बात का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं कि इन्हें इस समय कम से कम विश्व बिरादरी में ये जताने का प्रयास कर दिया जाए कि भारत भी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाहता, बस जरूरत है एक धमाके की। और वो धमाका कैसा होना चाहिए? एकदम आग से लहूलुहान धमाका होना चाहिए और एकदम जबरदस्त धमाका होना चाहिए कि हम जो है इनके अधीन नहीं रहना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन वो तरीका अलग होता है दोस्तों, इनका तरीका सत्य और अहिंसा होता है। वो सारी क्लासेस हमने आपको बताया था कि कैसे 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में, जहाँ जिसे अगस्त क्रांति कहा जाता है, घोषणा करते हैं 9 अगस्त यानी 8 अगस्त की रात 12 बजे ही ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत गांधी जी, सरोजिनी नायडू, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके मित्र जो होते हैं भूला भाई देसाई, इन सबको जो आगा खान पैलेस में बंद कर दिया जाता है। सुचिता कृपलानी हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, अरोड़ा आसिफ अली हो गए, पट्टाभी सीतारामैया को कहाँ जो है दोस्तों अहमदाबाद किले में बंद कर दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल पटना में बंद कर दिया जाता है। आगा खान को बांकुड़ा जेल पश्चिम बंगाल में बंद कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया था अच्छे से। हाँ दोस्तों, और इसके बाद क्या होता है कि आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो जाता है। तो ये सारी कहानियां हम आपको बताए हैं। अगर आप नए हैं तो पुरानी वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं। गांधी जी ने आंदोलन चलाने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश भी दिए थे, ये भी हमने आपको बताया है। अब आइए थोड़ा सा जो बचे हुए फैक्ट हैं, थोड़ा सा आप उसे हम आपको पढ़ दे रहे हैं, आप इस चीज को और अच्छे से आप समझ जाइएगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर पढ़ना उचित नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि अगर जो भाई थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो इस चीज को भी पढ़ सकते हैं। जैसे जब अब भारत छोड़ो आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कुछ समानांतर सरकारें, कुछ लोग स्वतंत्र होकर के अपनी स्वयं की सरकार चला रहे थे, अंग्रेजों से मुक्त होकर के। उन जगहों को जैसे जान जाइए, जैसे अगर हम आपको बात करें कि बलिया, मिदनापुर, सतारा एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में समानांतर सरकारों का गठन हुआ था।
तो इन समानांतर सरकारों के गठन में, जैसे समानांतर सरकारों के गठन में सर्वप्रथम बलिया के चित्तू पांडे का नाम लिया जाता है, जिन्होंने जिलाधिकारी की शक्ति को अपने हाथों में ले लिया था। बलिया के चित्तू पांडे ने जिलाधिकारी के जितनी पावर थे अपने हाथों में लेकर के कैदियों को जेल से रिहा कर दिया। चित्तू पांडे के नेतृत्व समानांतर सरकार केवल 1 सप्ताह तक चली थी बलिया के। लेकिन जानते रहिए, मिदनापुर में समानांतर सरकार का गठन। मिदनापुर की समानांतर सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक कार्यरत थी। जाति सरकार के नाम से गठित की गई थी, यानी मिदनापुर की सरकार को जाति सरकार के नाम से जाना जाता था, जिसकी सेना को विद्युत वाहिनी सेना कहा जाता था। अगर आपसे कभी पूछ ले कि कौन सी समानांतर सरकार की सेना को विद्युत वाहिनी सेना कहा जाता था, तो मिदनापुर की सरकार को। हाँ दोस्तों, इस सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता की, स्कूलों का अनुदान दिया तथा गरीबों की संपत्ति का बंटवारा किया। गरीबों में संपत्ति को बंटवारा किया था। हाँ दोस्तों, इस वाहिनी की सदस्यता मातंगिनी हजारा के आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इस वाहिनी की जो संस्थापक थी मातंगिनी हजारा को अंग्रेजों ने गोली मार दिया था, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। सतारा की समानांतर सरकार क्या थी दोस्तों? यह सबसे लंबी चलने वाली सरकार थी, जो 1943 के मध्य से 1945 तक कार्यरत रही। इस सरकार का नेतृत्व नाना पाटिल और वायबी चौहान कर रहे थे और इसे प्रति सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अच्युत पटवर्धन भी यहाँ से जुड़े थे। यह सरकार सभी समानांतर सरकारों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सफल सरकार थी। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की और शराबबंदी अभियान भी शुरू किया था। जन अदालतों को भी संचालित करके स्थानीय विवादों को तीव्रता से निपटारा किया था। गांधी विवाहों के आयोजन भी किए। इसके अलावा तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार बनी रही। बस आप थोड़ा सा जानते रहिए, हो सकता है ब्रीफ में पूछ ले तो आप अच्छे से जानते रहे। कम से कम किताबों की लाइन से हट करके शब्दों की पकड़ आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, तब आप अच्छे से इतिहास को समझ पाएंगे। समानांतर सरकारें क्या होती हैं? जैसे आंदोलन के दौरान किसी जिलाधिकारी को हटा करके उसकी पावर को अपने हाथ में ले लेना, यही होता था दोस्तों। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ गाजीपुर, बिहार में यानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ गाजीपुर में भी समानांतर सरकार के गठन हुआ था। बिहार में मुंगेर और मुजफ्फरपुर में, कर्नाटक के बंगाल असम उड़ीसा, यानी कर्नाटक बंगाल असम उड़ीसा आंध्र प्रदेश आदि जगह आंदोलन का प्रसार हुआ। लेकिन पंजाब सिंध उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत आंदोलन का कम प्रभावित हुआ। विद्रोह दमन के दौरान उड़ीसा के तलचर में हवाई जहाज का प्रयोग हुआ। 5 स्थानों पर गोली चलाने के लिए हवाई जहाज के प्रयोग की बात स्वीकार की गई। पटना के निकट गिरिक, भागलपुर, नादिया थाने में रामाघाट, मुंगेर जिला में उड़ीसा का तलचर, इन 5 जगहों पर अंग्रेजों ने गोली चलाया था दोस्तों। और यह बात इन्होंने स्वीकार किया था। कहाँ कहाँ? पटना के निकट गिरिक में, भागलपुर में, पटना के निकट गिरिक में और भागलपुर में, नादिया थाने में रामघाट, मुंगेर जिला नादिया थाने में रामघाट और मुंगेर जिला में एवं उड़ीसा के तलचर में लोगों ने अंग्रेजों ने गोली चलाया था। आंदोलनकारियों को दमन करने के लिए हवाई फायरिंग किए थे। आप ये भी जानते रहिए दोस्तों, कई बार परीक्षा में अगर आपसे पूछ लेगा तो प्रश्न गलत हो जाएंगे, बड़ा गंभीर मैटर हो जाता है। इस आंदोलन में औरतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर छात्राओं ने। अरुणा आसफ अली और सुचित्रा कृपलानी ने भूमिगत कार्रवाइयों के संगठन का काफी काम किया। उषा मेहता रेडियो से संबंधित थी, किसको ने इस आंदोलन में व्यापक रूप से भागीदारी निभाई। छोटे जमींदारों ने भी खासकर उत्तर प्रदेश बिहार में आंदोलन में भाग लिया। बड़े जमींदारों ने तटस्थता का रूप अपनाया, परंतु सरकारी दमन में सहयोग नहीं किया। दरभंगा के राजा ने तो न केवल सरकार को अपने सशस्त्र लोगों को सेवाएं देने से इनकार कर दिया, अपितु गिरफ्तार लोगों की मदद भी की। आंदोलन की एक विशिष्टता यह भी रही कि किसानों ने मौका मिलने के बावजूद जमींदारों के खिलाफ हिंसा नहीं की और अपनी गतिविधियों का लक्ष्य ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को ही बनाया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो जमींदार थे वो हिंदू थे, वो भारतीय थे। उन जमींदारों को कृषकों ने नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि जो ब्रिटेन के प्रतीक थे, ब्रिटेन के तौर तरीके थे, ब्रिटेनों के जो प्रतीक थे अंग्रेजों के, उन पर प्रहार किया गया। जैसे डाक, रेलवे, जो भी चीजें होती हैं, डाक तार, रेलवे तार, टेलीविजन, इन सबको उखाड़ा गया है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध, अब यही मेन पॉइंट हो जाता कि क्या भारत में भी कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी के आंदोलन का विरोध भी कर रहे थे? हाँ थे। जैसे मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ जाएंगे तो भारत में जंगल कानून लागू हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि यदि अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे तो भारत में जंगल कानून लागू हो जाएगा। यह मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था और अल्पसंख्यकों के हितों का गला दबा दिया जाएगा। मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची से भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध मुस्लिम लीग ने किस आंदोलन के नाम से किया था, कैसे किया था, कि विभाजन करो और तब जाकर के छोड़ो, विभाजन करो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। हाँ दोस्तों,
विभाजन करो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था, जबकि हिंदू महासभा एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ये बात पॉइंट करने योग्य बात है दोस्तों। हिंदू महासभा और जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के इस आंदोलन का विरोध किया था, जहां पर गांधी जी इस चीज को जोर दे रहे थे। अटलांटिक चार्टर पर अंग्रेजों ने और अमेरिका ने ये बात किया था कि जो भी उपनिवेश, जो भी राज्य हमारे अधीन नहीं रहना चाहते हैं, हम उन्हें स्वतंत्र कर देंगे। गांधी जी इसी बात का फायदा उठा करके, ताकि विश्व बिरादरी में ये बात पहुंच जाए लोगों तक कि भारतीय लोग भी आपके अधीन नहीं रहना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, ये इस आंदोलन को जोर से चला रहे थे, लेकिन उसी आंदोलन को मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने गांधी जी की प्रतिक्रिया करते हुए विरोध किया था। हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध करते हुए कहा था कि जब दुश्मन हमारी सीमा पर हो तो कानून व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन होगा। यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब दुश्मन हमारी सीमा पर हो तो क्या है कि उस समय आंदोलन करना पागलपन होगा। अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण एवं पागलपन भरा कार्य बताया था भारत छोड़ो आंदोलन को। अंबेडकर के सहयोगी राजभोग ने गांधी जी के विरुद्ध, अंबेडकर के एक सहयोगी थे राजभोग ने गांधी जी के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने की धमकी भी दिया था। तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित एवं असामयिक बताया था। राजगोपालाचारी ने भी इस आंदोलन का विरोध किया था और इस आंदोलन का आंखों देखा विवरण देने वाले पत्रकार लुई फिशर ने न्यूयॉर्क के टाउन हॉल से भारतीयों का समर्थन किया था। चीन ने भी इस आंदोलन का विरोध किया था। पहले शुरुआत समर्थन किए थे, बाद में विरोध किए थे, क्योंकि उसे डर था कि यदि अंग्रेज भारत से निकल जाएंगे तो उसकी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। रूस ने महायुद्ध में शामिल होने से पहले इस आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु जैसे ही ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में उतरा, वैसे ही उसने इस आंदोलन का विरोध कर दिया। शुरू में रूस ने भी इस आंदोलन का विरोध किया, समर्थन किया था, लेकिन जैसे ही मित्र राष्ट्रों में रूस भी शामिल हो गया, अमेरिका ब्रिटेन के साथ रूस भी शामिल हो गया, तो फिर उसने इस आंदोलन का विरोध कर दिया। तो लोगों के अलग अलग मतांतर थे, आप समझिए। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, पहले विरोध किए, बाद में समर्थन किए, कुछ लोग पहले समर्थन किए, बाद में विरोध किए। उपलब्धि क्या रही इस आंदोलन की? भारत छोड़ो आंदोलन की उपलब्धि क्या रही? इस आंदोलन में भारत का हर वर्ग, चाहे वह स्त्री हो, गरीब हो, अमीर या कल तक का अंग्रेज भक्त रहा हो, सभी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। यह एक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन था। हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने इसी आंदोलन के बाद यह मान लिया था कि उन्हें भारत से जाना ही होगा, इसीलिए इन्होंने सत्ता ट्रांसफर की नीति, पावर ट्रांसफर पॉलिसी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का भारत को समर्थन प्राप्त हुआ। चीन के तत्कालीन मार्शन चान काई शेक ने 25 जुलाई 1942 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र में लिखा कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यह है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। चीन ने कहा था कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यही है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसका समर्थन किया था कि यदि अंग्रेजों के अधीन में भारत के लोग नहीं रहना चाहते हैं तो भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों से ऐसा कह रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट उस समय। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा कि भारत के ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। सरदार पटेल ने एक सप्ताह में विजय प्राप्ति की बात भी कही थी। इस बात को याद रखिएगा, आज के जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो कांग्रेस के विरोधी होते हैं, वो लोग यही बात कहेंगे कि वो 1942 के आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, पार्टिसिपेट किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा था कि भारत के ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। सरदार पटेल ने एक सप्ताह में विजय प्राप्ति की भी बात कही थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सरदार पटेल ने 1 सप्ताह में विजय प्राप्त करने की बात कही थी। हाँ दोस्तों, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। हाँ दोस्तों, इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास के बेस्टिल के पतन से या रूस की क्रांति से की जा सकती है। डॉक्टर अंबा प्रसाद ने इस विद्रोह के विद्यार्थी, किसान, मध्यम वर्गीय विद्रोह भी कहा था। हाँ दोस्तों, आप इसे जानते रहिए। थोड़ा सा लाइन है, इतिहास को अगर आप अच्छे से समझेंगे तब आप समझ पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिंग रेडियो पर बोलते हुए इस आंदोलन को अहिंसक गोरिल्ला युद्ध कहा था। यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था यह एक अहिंसक गोरिल्ला युद्ध है। अब एक गोरिल्ला युद्ध क्या होता है? जैसे शिवाजी का युद्ध नहीं होता, मारो, मार के छिप जाओ, भाग जाओ, छापा मारी युद्ध है दोस्तों, गोरिल्ला युद्ध था। कुछ नोट्स करने वाली बातें हैं, थोड़ा सा आप जानते रहिए भारत छोड़ो आंदोलन के, क्योंकि अगर आप पीछे सारे
की परीक्षा देना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, जबकि प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे भारत के। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए जांच कमीशन के प्रमुख टी विकेंडन मध्य प्रांत के जज थे, जिनकी रिपोर्ट 29 नवंबर 1943 को सरकार को सौंपी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जांच कमीशन के प्रमुख टी विकेंडन थे, हाँ दोस्तों, मध्य प्रांत के जज थे, जिनकी रिपोर्ट 29 नवंबर 1943 को सरकार को सौंपी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की जांच किए थे कि कौन इसके दोषी कौन नहीं। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे, ये भी जानते रहिए। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त क्रांति को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह बताया। लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। यानी अंग्रेज जितने होते थे, जो भी भारतीय लोग विरोध करते थे, इस विरोध को ये लोग क्या बताने का प्रयास करते कि सिपाही विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। 1857 की क्रांति को भी अंग्रेजों ने, जितने अंग्रेजों के चाटुकारिता पत्रकारिता करने वाले लोग थे, जो अंग्रेजों के जो है विचारधारा को सही मानते थे, वो लोग सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह, काले गोरों का विद्रोह, असभ्य बर्बर विद्रोह, मतलब वो लोग यही बताने का प्रयास करते हैं। जितनी भी क्रांतियां भारत में होने का प्रयास की, जो लोग चाटुकारिता वाली पत्रकारिता करते थे उस समय भी चाटुकार थे। 1857 की क्रांति के समय भी जो लोग पत्रकारिता करते थे वो लोग भी चाटुकारिता करते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी जो लोग चाटुकारिता वाली पत्रकारिता करते थे वो लोग भी अंग्रेजों के समर्थन में जो लोग थे, आज भी सरकारों के समर्थन में कुछ बहुत से चाटुकारिता वाली पत्रकारिता है, दोस्तों, पत्रकारिता करते हैं। उस समय यानी सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह, आप कहने का मतलब यही हो जाएगा कि जनता में कोई विद्रोह नहीं था, सेना में कुछ विद्रोह था, कुछ पुलिस में विद्रोह था। इससे सेना नाराज हो गई, पुलिस नाराज हो गई, उन्होंने विद्रोह कर दिया, हमने विद्रोह का उनकी बात को मान लिया, शीघ्र विद्रोह दमन हो गया। यानी ये बताने का प्रयास नहीं करते हैं कि हमारी नीतियों से किसान, मजदूर, जनजाति, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, ये सब लोग त्रस्त हैं, इन लोगों ने विद्रोह किया, ये बताने का प्रयास नहीं करते। ये बताने का प्रयास करेंगे तब तो बोरिया बिस्तरा समाप्त हो जाएगा। अपनी बुराई क्यों करेंगे? ये बताने का प्रयास करते हैं सेना के लेवल पर थोड़ी बहुत नाराजगियां थी, ये बताने का प्रयास करेंगे सिपाही विद्रोह था। जैसे लॉर्ड लिथगो ने 1942 में कहा था कि सेना के स्तर पर विद्रोह था। 1857 की क्रांति, जिसे विनायक दामोदर सावरकर जी ने यह कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन जो चाटुकारिता वाले उस समय के जो पत्रकार थे वो लोग 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह बता रहे थे, सैनिक विद्रोह बता रहे थे। सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह कहने का मतलब सेना के स्तर पर कुछ थोड़ी बहुत नाराजगियां थी, सेना ने विद्रोह कर दी। भाई सेना उस विचार की होती है, तनिको थोड़ा सा अगर कमी होगी तो विद्रोह कर देती है। तो सेना के स्तर पर विद्रोह हुआ था, थोड़ी बहुत कमी सेना के अंदर में थी, वेतन को लेकर के थी, काले गोरे के मध्य भेद को लेकर के था, हम उनको कम वेतन देते, इसलिए वो लोग नाराज से विद्रोह कर दिए। यानी सेना का विद्रोह बना देना मतलब क्या है कि मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, मुद्दा आम जनमानस तक नहीं पहुंचेगा, ताकि अंग्रेजों की छवि भारतीयों के पटल पर बनी रहे कि हम लोग भारतीयों के जो है हितों की अच्छे से और देख रहे हैं। सेना का स्तर पर थोड़ी बहुत नाराजगी थी। हाँ दोस्तों, ये लोग बार बार इसी चीज को करने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड लिथगो ने, हमने आपको बताया ना, सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह था। यह लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। साइमन गो बैक और भारत छोड़ो आंदोलन यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ये भी जानते रहिए। पर्ल बैक, एमएल श्रूमेन, नॉर्मन थॉमस एवं लुई फिशर जैसे अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया था, ये जानते रहिए। पर्ल बैक, एमएल श्रूमेन, नॉर्मन थॉमस एवं लुई फिशर जैसे अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया था। ये था दोस्तों इतिहास का वो टॉपिक जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। क्लास कैसी लगी बताने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत आभार। जितने लोगों के पास मैसेज आया करें, क्लास को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया करिए। बस, धन्यवाद।